डेवलपमेंट हुआ है, पीएफआई नाम की एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आने वाले एनआईए और ईडी का 100 से ज़्यादा जगहों पे रेड पड़ा, 10 से ज़्यादा स्टेट्स में। उसके एक वीक के अंदर पीएफआई को बैन कर दिया गया। तो आज हम इस बारे में देखेंगे डिटेल, और क्या प्रोसीजर है इस तरह की संस्थाओं को बैन करने का, किस तरह का कानून है वो पढ़ेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में यूपीएससी मेंस में इसी से संबंधित यूएपीए जो बैन करने के लिए जिस कानून का यूज़ किया जाता है उसी कानून से संबंधित क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 2007 में इसको फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया था। मेनली ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इनका प्रेजेंस ज़्यादा है, नॉर्थ पार्ट में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इनका पूरा भारत में हर जगह ऑफिसेस हैं। ज़्यादातर ये लोग ज़्यादा एक्टिव दिखे जो एंटी-सीए विरोध जो चल रहा था पूरे भारत में, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा। जैसे शाहीन बाग में भी इनका ऑफिस था, तो वहाँ से इसको लीड करने में इनकी अहम भूमिका रही एंटी-सीए बिल के विरोध में। दूसरा, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन था। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एनडीएफ केरल में जो एक्टिव था। दूसरा कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, ये सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में था। और एमएनपी तमिलनाडु में एक्टिव था। इन्हीं तीनों को मिला करके 2007 में ये संस्था बनी, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलमानों की। इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि इस पीएफआई को इस्टेब्लिश करने में, इसको बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सिमी के जो भी लीडर थे, इम्पोर्टेंट पुराने लीडर्स थे, उनकी अहम भूमिका है। वही लोग इसको बनाए हैं पीएफआई को। क्योंकि सिमी को 2001 में 9/11 जब यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ ट्विन टावर पे हमला, आतंकवादी हमले के बाद सिमी को भारत में बैन कर दिया गया। इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को 1970s में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इसका एक पॉलिटिकल फ्रंट भी है, जो पीएफआई है उसका एक पॉलिटिकल फ्रंट भी है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है एसडीपीआई, एक पॉलिटिकल फ्रंट है। इसका अभी कोई कहीं सीट नहीं है इस तरह से, लेकिन ये इसका पॉलिटिकल फ्रंट है। इसी तरह जैसे एक स्टूडेंट फ्रंट भी इसका है, जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। मतलब जैसे बीजेपी के लिए हो गया विद्यार्थी परिषद, कांग्रेस का यूथ कांग्रेस, वैसे ही इसका कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया भी एक फ्रंट है। दूसरा, कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। वैसे आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया पे ही 10 से ज़्यादा केसेस मिल जाएंगे इनके एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के, लेकिन कुछ एक दो जो कि न्यूज़ में थे वो हम बस देख लेते हैं। 2001 में एक बहुत ही इनफेमस केस आया था। एक क्रिश्चियन प्रोफेसर थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया था जिसमें इनके रिलीजियस, इस्लामिक रिलीजियस आइकन का नाम आ गया था। उसके बाद इनके हाथ को काट दिया गया, दोनों हाथ को। फिर इसके बाद इनको उस कॉलेज से एज ए प्रोफेसर जॉब कर रहे थे, उनको उस कॉलेज से भी निकाल दिया गया। ये केस भारत में कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़ में था, लेकिन इसका ज़्यादा फेम मिला, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको थोड़ा उछाला था। बाकी और ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया गया। उसके बाद कई और भी केसेस हुए, जैसे बेंगलोर में एक आरएसएस वर्कर की हत्या कर दी इसी पीएफआई के ही मेंबर्स ने। फिर बजरंग दल के एक वर्कर की हत्या कर दी गई कर्नाटका में ही, मैसूर में। ऐसे ही दक्षिण कर्नाटक में भी एक आरएसएस के मेंबर की हत्या कर दी गई, और एक कांग्रेस का एमएलए था केरल में, उसकी भी हत्या के प्रयास की गई। मतलब इनका अक्रॉस पार्टी, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों में के लिए ही एंटी सोशल में इनका इन्वॉल्वमेंट था, सभी के लिए। मतलब वहाँ पे केरल में बीजेपी गवर्नमेंट तो कभी रही नहीं, जो गवर्नमेंट है कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ भी इनका ये कई बार ये उनके खिलाफ भी ये इनका एजेंडा रहा है।
तो ये कुछ इंसिडेंट थे। सेंटर ने क्या क्या बैन किया है? सेंटर ने 5 साल के लिए पीएफआई और इसके 5 आनुषंगिक संगठन हैं उन सभी को बंद कर दिया है। ये 5, इनको भी 5 साल के लिए बंद कर दिया है। क्या क्या है? रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो अभी हमने डिस्कस किया, स्टूडेंट विंग इसका है। दूसरा है ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, इसको भी बंद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, इसको भी बंद कर दिया गया। और नेशनल वेमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट करके है, उसको भी, मतलब इन 5 को सेंटर ने बंद कर दिया है 5 साल के लिए। तो इस तरह से इसको बैन कर दिया गया। रीज़न क्या दिया? जैसे अगर कोई संस्था को बैन करना है तो आप सिर्फ एंटी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने को लेकर के, या किसी की हत्या किसी संस्था के सदस्य ने कर दिया, उस ग्राउंड पे कभी भी किसी संस्था को बैन नहीं किया जा सकता। उसके लिए ठोस आधार होना चाहिए, उसके लिए जो कानून है उस कानून के तहत उसका कार्य आना चाहिए एंटी सोशल, तो ही उसको बैन किया जा सकता है। तो इसलिए सरकार ने 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या दिया है गवर्नमेंट ने, क्यों इसको बैन किया गया है। पहला ये कि इसके जो इस संस्था को बनाने के लिए पीएफआई को बनाया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो रहा है वो सिमी का रहा है। सिमी के ही जो लीडर्स थे वही इसको बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की रही है ये। और दूसरा लिंक इनका किससे है? एक बांग्लादेश बेस्ड जिहादी संगठन है मुजाहिदीन बांग्लादेश करके, उससे भी इसके लिंक हैं। दूसरा एक और सबसे जो एक कॉमन है, ये न्यूज़ में भी था कि इसके बहुत सारे सदस्य पीएफआई के आईसिस के लिए गए थे, लड़े थे। तो मतलब इनका आईसिस से भी कनेक्शन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इससे भी इसका कनेक्शन है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इन 2 कारणों से इसको बैन किया है, इस संगठन को 5 साल के लिए। अब ऐसे संगठन को बैन कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या कानून है, तो ये इम्पोर्टेंट है। यूएपीए नाम से एक कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। 1967 में सबसे पहले इसको एनेक्ट किया गया यूएपीए को। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। 90s के दौर में तो बहुत सारे, जब टेररिज्म एक्टिविटीज़ शुरू हुई उसके बाद 2004 में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको एज ए एंटी टेरर लॉ अमेंड करके बनाया यूएपीए को। उसके पहले एज ए एंटी टेररिस्ट को ध्यान में रखते हुए यूएपीए नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में जब इसकी ज़रूरत लगी तो 2004 में इसको अमेंड किया गया। फिर 2008 में भी इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया गया और एंटी टेरर लॉ की तरह इसको यूज़ किया जाने लगा। सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ 2019 में, जिसकी अमेंडमेंट जब ये हो रहा था यूएपीए 2019 का अमेंडमेंट, तो ये बहुत न्यूज़ में था, बहुत चर्चा में था। इसीलिए यूएपीए से संबंधित क्वेश्चन आया था 2019 के मेंस में। तो यूएपीए 2019 का अमेंडमेंट में हुआ क्या कि इसमें गवर्नमेंट को अमेंड करके, इस एक्ट में गवर्नमेंट को इतना पावर दे दिया गया कि वो किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करने का ग्राउंड दे दिया कि अगर चाहे गवर्नमेंट तो किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, जिसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। बहुत सारे लोगों ने इसे कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ के जैसा हो गया है। तो इस मतलब ये जो है लॉ बन गया, जो अमेंडमेंट था वो पास हो गया और ये लॉ बन गया। इसी के आधार पे यूएपीए 2019 के आधार पे ही अभी जो बैन हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, वो पीएफआई इसी के आधार पे बैन हुआ है। अब ऑर्गेनाइजेशन बैन, हाउ इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होता है? तो यूएपीए कानून के आधार पे होता है। तो यूएपीए कानून में एक सेक्शन 35 है, उसमें क्या है कि वो गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है कि उसको सर्टेन कंडीशंस हैं कि ये चीज़ें अगर हैं
अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये ABCD ये चीज़ें हैं, इनमें से कुछ हैं, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकता है। वो क्या है, उसको अगर लगता है सरकार को कि कोई पार्टिसिपेट कर रहा है इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। दूसरा, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है टेररिज्म के लिए तो भी, अगर कोई प्रमोट कर रहा है या एनकरेज कर रहा है लोगों को टेररिज्म के लिए, तब भी इसको बैन कर सकती है। जैसे कि अब जो जाकिर नायक की संस्था थी, डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व था, तो उसके लिए यही आधार बनाया गया, प्रमोट्स या एनकरेजेस टेररिज्म। तो उसका पीस रिसर्च फाउंडेशन जो था, उसको इसी ग्राउंड पे बैन किया गया, वो जाकिर नायक की उस संस्था को भी, और किसी भी तरह से टेररिज्म में इन्वॉल्व है। एक और चीज़ यहाँ पे जानने वाली है कि टेररिज्म का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। टेररिज्म का भारत में कोई इस तरह का डेफिनेशन नहीं है, किसको टेररिज्म कहेंगे, कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको बताना हो कि कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक लिस्ट जारी करती है बैंड ऑर्गेनाइजेशन की। आज 42 या 43 हो गए हैं टोटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी आधार पे कहा जा सकता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो लिस्ट जारी हुआ है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिज्म का कोई खास डेफिनेशन ना होने के कारण इस पे गवर्नमेंट का अथॉरिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा मैनिपुलेट करके भी अगर एक्शन लेना है तो ले सकती है। तो ये है ग्राउंड जिस पे सेक्शन 35 जिसके आधार पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है। अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्था को डिक्लेयर कर दिया गया तो क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उससे दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं। पहला ये होता है कि फंडिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, और दूसरा एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स को भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। देखिए, कोई भी संस्था है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, उसका बैकबोन होता है फंड। फंडिंग क्या है, बैकबोन। उसको सीज कर दिया गया, अब कोई ना दे सकता है, ना ले सकता है, ना यूज़ किया जा सकता है, उसको बैन कर दिया गया। कोई देगा तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो तुरंत उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। दूसरा, संस्था कैसे चलेगी, लोग जुड़ेंगे तभी उसका संस्था का कुछ मतलब है, तो उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो दोनों को क्रिमिनलाइज करने की वजह से क्या होता है, वो संस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये हो गया। उसके बाद कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 38 है, जिसके आधार पे क्या किया जाता है, किसी की एसोसिएशन को इसमें क्रिमिनलाइज किया जाता है। और है सेक्शन 20, जिसमें अगर कोई मेंबरशिप ज्वाइन करता है तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है और उसकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है। ठीक है, ये है सेक्शन 20। सेक्शन 20 क्या है कि कोई एसोसिएट ना हो, और ये क्या है, फंडिंग को रोकने के लिए। तो इस तरह से इन दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है, ताकि इस तरह के संगठन समाप्त हो सके। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो हमें जानना चाहिए कि इंडिविजुअल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन इफ दे हैव बीन मेंबर्स बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन वाज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी मान लीजिए 28 सितंबर को ये संस्था PFI को डिक्लेयर किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो 28 तक अगर कोई उसका मेंबर रहा तो वो टेररिस्ट नहीं डिक्लेयर होगा, या उसको कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। बल्कि जब ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करता है तब सज़ा है। तो इस वजह से होता क्या है कि जो भी इससे लोग जुड़े हुए हैं वो कि जब कोई ऐसा इस तरह का जो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले संगठन बनता है तो वो क्या होते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं। तो ऐसी बैन का कोई उस तरह का ह्यूज इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यही कारण है कि सिमी से जो लोग जुड़े हुए थे, सिमी को हमने बैन किया तो वो फिर किससे जुड़ गए, PFI से जुड़ गए। अब अगर ध्यान नहीं देगा आदमी, कोई और भी संस्था ऐसे बनेगी, फिर उसमें कोई जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए सरकार को इसके अलावा ये तो करना ही चाहिए बैन, उसके अलावा कुछ और भी मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से
कैसे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, ये सरकार के पास इस तरह की जानकारी हो। तो इसलिए कहा जाता है कि संस्थाओं को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि संस्था तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी फिर रजिस्टर करके फिर बना देगा। मेन तो लोग हैं जो बना रहे हैं, और उनको तो कोई सज़ा हुई नहीं। सज़ा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा उनको हो सकती है, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होने के बाद कोई अगर ज्वाइन करता है उनको हो सकती है, उसके पहले जो थे उनको नहीं होगी। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जानने वाली। उसके बाद क्या इनके पास कोई और रास्ता भी है? अगर किसी को बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया, तो क्या उनके पास कोई और रास्ता है कि उस लिस्ट से ये बाहर हो सके? तो हाँ, इनके पास एक ऑप्शन है कि जैसे मान लीजिए अगर पीएफआई है, इसको चाहती है कि हमको उस लिस्ट से बाहर किया जाए, तो एक इसके पास ऑप्शन ये है कि पीएफआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को एक एप्लीकेशन लिखे। मतलब इस समय अमित शाह हैं तो उनको एक एप्लीकेशन लिखे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या करेंगे, एक कमिटी बनाएंगे हेडेड बाय हाई कोर्ट जज के सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हो, उनके चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनेगी, और फिर सभी को, पीएफआई को पूरा मौका मिलेगा, जो एजेंसीज़ हैं उनको पूरा मौका मिलेगा, सब अपना अपना पॉइंट रखेंगे। उसके बाद जो डिसीज़न होगा वो फाइनल डिसीज़न होगा। अगर ये कमिटी ऐसा मानती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को बैंड की लिस्ट में रहना चाहिए तो वैसी ही बनी रहेगी, और अगर कमिटी को ऐसा लगता है कि नहीं कुछ फ्लॉ हुआ है, कुछ गलती हुई है, तो फिर उस कमिटी अगर आदेश देती है कि इससे ये बाहर रख कर दिया जाए लिस्ट को, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो ये भी एक तो ये रहा हमारा टॉपिक। बाकी कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो देखते हैं। थैंक यू।